हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। दोस्तों, मैंने जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना सिखाया था तो मैंने ये बताया था कि किसी भी बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप तीन तरीके से निकाल सकते हो। जो पहला कंडीशन था ये मैंने बताया था कि एक्सियल के हिसाब से एक्सिस पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो, वो मैंने निकाल के दिखाया। उसके बाद 22 सेक्टर के माध्यम से आप मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सिखाया था। लेकिन जो तीसरा टॉपिक है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अंतिम टॉपिक आपका है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण समान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना। तो आइए समझते हैं कि सामान्य बिंदु पे किस तरीके से आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे क्या, हमारे पास दो चार्ज होना चाहिए और जो दोनों चार्ज होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक होगा निगेटिव चार्ज Q और दूसरा होगा आपका पॉजिटिव चार्ज Q। अब हमको करना क्या है, मैंने ये बताया था कि जब भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो तो दोनों आवेश के जो बीच की दूरी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमेशा कम रखी जाती है और दूरी ये इस तरीके से रखी जाती है कि नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में डिस्टेंस रखी जाती है। और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है आपकी, ये दूरी, इसका एक मिड पॉइंट हम यहाँ पे O मान ले रहे हैं, ठीक ना। इसको O से डिनोट करेंगे, ठीक। और O पॉइंट से कहीं दूर पे एक पॉइंट हम लेंगे। मान लो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक P पॉइंट, ये पॉइंट P है और इस P पॉइंट पे हम सभी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यही हमारा आज का टारगेट है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस O पॉइंट को, ठीक ना, जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा, मैंने बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर हमेशा होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको करना क्या है कि इस P पॉइंट पे हम सभी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो R दूरी पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे P। तो हम ये देखेंगे कि इस R का जो भी निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, वो कितना होगा। तो चूंकि जो भी हम पॉइंट माने हैं P, ये आपका एक थीटा एंगल पे झुका हुआ है, इसका झुकाव थीटा एंगल पे है। तो ये कितना दूर हो गया, थीटा दूर। कितना एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे थीटा एंगल झुका हुआ है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, थीटा। और एक्स एक्सिस पे कितना है, तो आर है। तो इस प्रकार P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, आर कामा थीटा हो जाएगा, ठीक। ये हम यहाँ पे पोलर निर्देशांक इसका निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम करेंगे क्या, एक्सिस और वाई सेक्टर के माध्यम से यहाँ पे दो ई के मान होंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरीके से निकलेगा, ई अक्ष और ई निरक्ष। और इन दोनों अक्षों को मिला करके एक रिजल्टेंट ई निकलेगा। यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रिजल्टेंट ई हो जाएगा। और इसी तरीके से जो यहाँ पे अक्ष पे यहाँ पे जो ई निकलेगा उसको हम P1 से डिनोट करेंगे, वैद्युत आघूर्ण P1 से। तो जब इसको आप रिजॉल्व करोगे तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P cos थीटा। और P क्या होता है, तो पोलर मोमेंट ऑफ डाइपोल होता है। समझ गए ना। इसी प्रकार P2 बराबर क्या हो जाएगा, P sin थीटा। इसको रिजॉल्व कर दिए। इतना बात समझ में आ गया ना। अब इसको ध्यान से समझते हैं, बस खाली आपको फिगर समझना था। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो मैंने दिखा दिया। इसी P पॉइंट पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक r कामा थीटा है, अर्थात बिंदु P की द्विध्रुव से मध्य बिंदु O से दूरी r एवं वेक्टर r तथा वेक्टर P के मध्य कोण थीटा है,
कितना है थीटा, और यही क्या हो जाएगा वाई का झुकाव हो जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश वेक्टर p को OP के अनुदिश तथा OP के लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। इसको क्या करेंगे लंबवत में करेंगे और इसके अनुदिश भी करेंगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट आएगा, एक आएगा P1 और दूसरा आएगा आपका P2। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा P cos थीटा और P2 बराबर क्या हो जाएगा लंबवत P sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई ना। जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम यहाँ पे अक्ष के हिसाब से हम ई का मान निकाल लेंगे कि P1 के सापेक्ष बिंदु O चाहे बिंदु P अक्षीय स्थिति पर, जबकि घटक P2 के कारण बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति पर उपस्थित है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि ई अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 2CP1 बटा में R स्क्वायर। ये एक्सियल के लिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है। अब P1 का फार्मूला यहाँ से रख लो, क्या निकला है P cos थीटा, तो यहाँ पे P1 बराबर P cos थीटा रख लो। इसी प्रकार ई निरक्ष का निकाल लो, तो ई निरक्ष के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला बताया था CP अपान में R³ होता है। कितना होता है CP अपान में R³, लेकिन अक्ष के लिए 2CP हो जाता है और रेशियो भी होता है 2:1 होता है एक्सिस के लिए और बाइसेक्टर के लिए, मैंने बता रखा है ठीक ना। अब यहाँ पे ये करेंगे कि CP और यहाँ पे P2 का मान रख दो, P2 बराबर P sin थीटा R³। इतना आगे समझ में। अब हम इसका क्या करेंगे रिजल्टेंट ई निकालेंगे। जब रिजल्टेंट ई निकालोगे तो कितना आ जाएगा ई स्क्वायर बराबर ई अक्ष का स्क्वायर प्लस ई निरक्ष का स्क्वायर प्लस 2 अक्ष ई का प्लस 2 निरक्ष ई का आकाश कितना अंश cos थीटा है, और यहाँ पे थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। तो cos 90 का मान सभी लोग को पता है कि 0 होता है और इस सारे टर्म को 0 कर देगा। तो बचा कितना ई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर अक्ष प्लस ई स्क्वायर निरक्ष। अब एक्सिस का जो मान है और निरक्ष का जो मान है वो रख दो, तो 2CP cos थीटा बटा R स्क्वायर का होल स्क्वायर R³ का, और यहाँ पे CP sin थीटा R³ का होल स्क्वायर कर दो। अब दोनों को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4C स्क्वायर P स्क्वायर का स्क्वायर थीटा बटा R6, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा C स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R6। अब दोनों में ये कॉमन कर लो, क्या C स्क्वायर P स्क्वायर बाई R6 कॉमन करो कितना बच जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम करना क्या है cos स्क्वायर थीटा का यहाँ पे फार्मूला रख क्या, तो 1 इसको तोड़ने का तरीका 4 cos स्क्वायर थीटा है तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर लो, और ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा, पूरे का मान ई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा C स्क्वायर P स्क्वायर R⁴ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। अब हम ये करेंगे कि ई का मान रख देंगे, रूट निकाल लेंगे। तो जब रूट निकालोगे तो CP R³ बटा में ये रूट में चला जाएगा, इसे यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे ई का मान आ गया किस पॉइंट पे, तो सामान्य बिंदु पे। सामान्य बिंदु कहने का मतलब कि ना एक्सिस पे ना निरक्ष पे, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो ठीक ना। अब यहाँ पे हम इसके कुछ स्पेशल कंडीशन को भी देखेंगे। सबसे पहले इसकी दिशा देख लेते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा क्या होगा। तो यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र वेक्टर R के साथ फाई कोण पर उपस्थित हो, वेक्टर R ये है और फाई कोण ये है, यही क्या है आपका वेक्टर E है ठीक। अब R जो है वेक्टर R जो है फाई कोण के साथ अगर कनेक्टेड है उपस्थित है, तो यहाँ पे E निरक्ष हो जाएगा और ये E अक्ष हो जाएगा। तो सभी को पता है कि tan फाई बराबर E निरक्ष बटा में E अक्ष होता है। अब E निरक्ष का वैल्यू क्या होता है भाई CP sin थीटा बाई R³, और निरक्ष अक्ष के लिए कितना होता है 2CP cos थीटा बाई R³। अब CP से CP कट जाएगा, R स्क्वायर R³ से R³ कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 tan थीटा बाई बराबर क्या हो जाएगा tan फाई। ये आपका डायरेक्शन निकल गया। अब स्पेशल केस हम यहाँ पे देखेंगे, बिंदु P अक्ष पर होगा तब क्या होगा। अक्ष पे होने का मतलब कि थीटा का मान या तो 0 अंश होगा या तो थीटा का मान 180 अंश होगा। ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आघूर्ण दर्शाता हुआ ठीक मोमेंट। तो अक्ष के लिए क्या होता है भाई, तो E बराबर CP बाई R³, और यहाँ पे कितना निकाला था 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा का मान यहाँ पे 0 रख दो या 180 रख दो, तो 0 या 180 रखोगे तो E का मान इतना आ जाएगा 2CP बाई R³।
इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसकी भी डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो इसके डायरेक्शन कितना निकालना था, 0 डिग्री पे। जब 0 डिग्री पे निकालोगे तो 1/2 tan 0 बराबर tan फाइव, tan 0 का मान 0, तो tan फाइव बराबर 0 आ जाएगा यहाँ से। अब हम यही चीज़ हम निरक्ष के लिए निकालेंगे। तो निरक्ष मतलब अब यहाँ पे हम 90 डिग्री रखेंगे। थीटा का मान कितना रखेंगे, 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर CP/r³, और यहाँ पे थीटा का मान खाली 90 डिग्री रख दो। तो 90 डिग्री रखोगे तो यहाँ पे इसका भी मान 0 आ जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, CP/r³। तो हम यहाँ पे इसकी भी डायरेक्शन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर या फाइव बराबर 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। यदि द्विध्रुव आघूर्ण सदिश का परिमाण 1.6 × 10⁻⁻29 कूलाम × मीटर दिया गया है, तब 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर तथा 60 अंश से कोण बनाते हुए अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे आघूर्ण टार्क यहाँ पे दे रखा है, मोमेंट दे रखा है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम मीटर। वेक्टर पी का मान दे रखा है। रेडियस का मान यहाँ पे देख रखा है कितना, 5 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में सभी को पता होता है कि 10⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पे इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। ई का मान निकालना है, किसका मान, ई का मान, किस पर, अक्ष पर, ठीक ना। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, CP/r³ और रूट में 1+3 cos उसका थीटा, इसका अभिमान हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे सबका मान रख दो। सभी को पता है कि सी का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। पी का मान रख दो 1.6 × 10⁻29 और बटे में r³ का मान रख दो 5 × 10⁻10। इसे क्यूब कर दो। रूट में कितना है, 1+3 cos उसका थीटा का मान 60 है तो 60 रख दो। अब सबका इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ई का इतना मान आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, ये तो आप सभी को आता होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोज़ के माध्यम से हम समझेंगे कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का क्या व्यवहार होता है, और 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, बल पे, बल आघूर्ण पे, इसी से ऊर्जा पे, कार्य पे। इसको हम समझेंगे अगली वीडियोज़ के माध्यम से। तो अगर आप चाहते हैं ये वाली वीडियो लाना या पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।